Hello students, good morning to all of you. Today's topic is collagen theory for unimolecular reactions. लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने, बाईमोलिकुलर के लिए की थी हमने कोलिजन थ्योरी फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शन, मीन्स जिसमें दो रिएक्टेंट होंगे। कर चुके हैं ना हमें, कोई रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, ठीक है, A प्लस है, ये भी तो दो रिएक्टेंट हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। इसके लिए हमने कोलिजन थ्योरी की थी, ठीक है। उसके लिए हमने रेट की वैल्यू निकाल ली, के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। उसी के आरहेनियस जो ए फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कंपैरिजन करके आरहेनियस इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल ली थी। क्लियर। उसके बाद हमने किया था कोलिजन थ्योरी फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी, दीज आर टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बट दे आर डिफरेंट, सिमिलर नहीं है। तो दोनों ही केस हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर। अब हम करेंगे कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज लिंडेमान हाइपोथेसिस बिकॉज इन 1922 लिंडेमान ने क्या किया था, इसको टाइम लैग जो रिएक्शन के बीच में एग्जिस्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में और रिएक्शन के बीच में, ये लिंडेमान ने ही इसका बिहेवियर नोट किया था और उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसी के बेस पर इसको हम बोलते हैं लिंडेमान हाइपोथेसिस। क्लियर। नाउ कंसिडर अ रिएक्शन जो कि यूनिमोलिकुलर है, ए टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली। इसमें एक ही मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ ए ही तो मॉलिक्यूल है, तो कैसे ये रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब इसमें लिंडेमान ने ही बताया कि ये रिएक्शन कब होगी, एक ही मॉलिक्यूल है तो किससे कोलिजन करेगा। तो उसने बताया कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो एक्टिवेशन है और जो रिएक्शन है, ठीक है ना, मीन्स रिएक्शन होने से पहले क्या होगा, ये हमारी रिएक्शन के लिए हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ये एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन जो मॉलिक्यूल है ना, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी है, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। इट मीन्स यहाँ पर जाकर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दिस इज एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन और ये क्या है, रिएक्शन है। तो सपोज किया कि इनके बीच में एक टाइम लैग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनके ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन पर पहुंचा मॉलिक्यूल और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, बीच में एक टाइम है। इस टाइम के ड्यूरिंग दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में आइदर रिएक्ट और बी डीएक्टिवेटेड, ठीक है, टू ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल। यहाँ पर आने के बाद यहाँ मॉलिक्यूल आ गया है, अगर इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है तो यहाँ आने के बाद मॉलिक्यूल एक्टिवेट भी हो सकता है, मीन्स रिएक्शन में कन्वर्ट भी हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, और इट विल बी डीएक्टिवेटेड टू ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल। क्लियर। So the rate of reaction will not be proportional to all the molecules activated, clear, but only to those which remain active. उसी पर तो डिपेंड करेगी ना रेट, जो एक्टिव रहे हैं। मान लो हमारे पास यहाँ थे 100 मॉलिक्यूल, मान लो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो 100 थे, उनमें से ये हमने मान, हाइपोथेटिकली है ये, उनमें से हमने मान लिया कि जो 60 है ना, 60 ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, यहाँ पहुँच गए। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। 60 में से अब जो एक्टिवेट रहे हैं वो मान लो 40 हैं, 40 ही एक्टिवेट रहे, जो इसमें से 20 थे वो डीएक्टिवेट होकर वापस आ गए, ठीक है।
तो 100 में से सिर्फ 40 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। तो जो ये रिएक्शन है इसकी जो रेट है वो किस पर डिपेंड करी, इन 40 मॉलिक्यूल पर ही तो डिपेंड करी ना, 20 पर डिपेंड नहीं करी। 60 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए थे, लेकिन इनमें से जो एक्टिवेट रहे उन्हीं पर रेट डिपेंड करेगी, ठीक है ना। इसलिए द रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल बट ओनली टू दोज विच रिमेन एक्टिव, ठीक है। तो ये कंसीडर किया हमने, यहाँ पर देखो ये रिएक्शन है A प्लस A टू फॉर्म A स्टार। ये ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल है A जो हमारा मॉलिक्यूल था, ठीक है। इसमें से जो A स्टार लगाया है प्लस A, ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक्टिव हो गया। इसमें से जो एक्टिव रहा वो A स्टार है, A स्टार इज विच रिमेन एक्टिव, इट विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। उसकी रेट हम रेट कांस्टेंट मान लिया K3, ये K3 मान लिया। एंड जो ये A मॉलिक्यूल है ये एक्टिव हुआ था बट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जो रेट कांस्टेंट है वो इस A पर डिपेंड थोड़ी ना करेगा, सिर्फ A स्टार पर डिपेंड करेगा। क्लियर? दिस K1, K2 एंड K3 आर नोन एज रेट कांस्टेंट। अब होता क्या है, जो यहाँ पर ये A मॉलिक्यूल है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, इसकी डिसअपियर होने की रेट इक्वल होती है A स्टार फॉर्म हुआ है ना, इसके डिसअपियर होने की रेट, ठीक है। मीन्स ये A है, ये कंज्यूम कम हो कब, उसकी रेट कंज्यूम होने की रेट किस पर डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा ये कंज्यूम होगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A टू फॉर्म प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A स्टार। A स्टार मीन्स एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के लिए लगाया है मैंने स्टार, दैट इज द रेट एट विच A स्टार चेंज इनटू प्रोडक्ट। दोनों की रेट बराबर होगी, ठीक है। A के डिसअपियर होने की रेट जितनी होगी ना उतनी ही रेट किसकी होगी, A स्टार के डिसअपियर होने की। A स्टार A पर तो डिपेंड कर रहा है ना, A की रेट जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा A स्टार बनेगा, जितना ज़्यादा A स्टार बनेगा वो कन्वर्ट होता जाएगा प्रोडक्ट में। तो दोनों की रेट क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है ये चीज़? अब दोनों ही निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A भी निकाल लेंगे और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A स्टार एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल भी निकाल लेंगे। दोनों को इक्वल पुट करेंगे क्योंकि इक्वल है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ये A मॉलिक्यूल है, डिसअपियर होने की रेट क्या थी, -dr/dt लगाते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट रेट दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो प्रोडक्ट के अपीयर होने की रेट इस फॉर्म में निकाल लो, या रिएक्टेंट के डिसअपियर होने की रेट उस फॉर्म में निकालो। तो क्या था, -dr/dt, यही तो था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो R की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या आया, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ये आ गया। क्लियर? नाउ A स्टार की डिसअपियर होने की रेट ये भी निकालते हैं। वापस जाओ रिएक्शन में, रिएक्शन क्या है, A स्टार टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये है। तो यहाँ पर A स्टार के डिसअपियर होने की रेट क्या होगी, दोबारा से कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक तो हमने -dr/dt इसकी रेट निकाली थी, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है ना, ये भी तो है। क्लियर? एक ही चीज़ है। एंड प्रोपोर्शनल को इक्वल टू बनाने के लिए हम K लेकर आते हैं। यहाँ पर अगर ये K रेट कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा K × R, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी, A स्टार टू फॉर्म प्रोडक्ट, K3 इसका रेट कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए यही तो बनेगी रेट, K3 पहले क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार
एंड इक्वल टू बनाने के लिए वहाँ पर K3 था रेट कांस्टेंट। नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A स्टार टू K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार एक्टिवेटेड मोल कंसंट्रेशन, दोनों इक्वल है तो इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन बन गई हमारी ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, माइनस TA/dt इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। नाउ यूज करते हैं स्टडी स्टेट प्रिंसिपल। क्या होता है स्टडी स्टेट प्रिंसिपल? क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की रेट इक्वल होती है उसके डिसअपियरेंस की रेट के, ठीक है ना। मान लो ये ए मॉलिक्यूल है, सॉरी ये ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये फॉर्म हुआ है इससे, तो इसकी फॉर्मेशन की रेट किसके बराबर होगी? अगर ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो जितना ये फॉर्म हुआ है ना ए, उसकी जो रेट है, कितना ये डिसअपियर हुआ है उसके इक्वल होगी। तो इसलिए पहले हम निकाल लेंगे इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए यहाँ से, और डिसअपियर होने की यहाँ से निकाल लेंगे। दो इक्वेशन बन गई ना, और दोनों ही इक्वल होंगी। ये कौन कहता है? स्टडी स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये बात। तो यूज़ करो इसको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, दोनों ही निकाल लेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार निकालो उसी इक्वेशन से, इक्वेशन पर जाओ, रेट फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, आ जाओ यहाँ पर। कहाँ है ए स्टार? ये रहा। फॉर्मेशन ऑफ मीन्स ये इक्वेशन ली हमने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार। यहाँ से निकालो इसकी रेट, क्या आएगी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका स्क्वायर 2 है ना, और साथ में यहाँ रेट कांस्टेंट आता है। कौन सा रेट कांस्टेंट आएगा? K1। K1 क्या है? ए फॉर्म हो रहा है ए स्टार में। K2 क्या है? ए स्टार डिसअपियर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे? K1 लेंगे, कि फॉर्मेशन ऑफ कर रहे हैं ना। तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार, देखो ये आ गया आपका, ठीक है। नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, अब ए स्टार डिसअपियर कौन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है उसके लिए निकाल लेंगे। अब रिएक्शन में जाओ वापस से, ए स्टार कौन कौन सी रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है? देखो ये ए स्टार है, कंज्यूम कौन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है? पहले रिएक्शन से दिख रही है आपको कि ए स्टार टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें कंज्यूम हो रहा है ए स्टार, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो पहली रिएक्शन क्या होगी? ए स्टार टू फॉर्म प्रोडक्ट, एंड रेट कांस्टेंट क्या है? K3 है, ठीक है। और कोई देखो जिसमें ये कंज्यूम हो रहा हो, दूसरा देखो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, ये वाला। ए स्टार रिवर्स डायरेक्शन में K2 गया और ए में ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल में वापस से चेंज हो रहा है। तो दूसरा क्या हो गया? ए स्टार किस में कन्वर्ट हो रहा है? इस ए मॉलिक्यूल में, 2A मॉलिक्यूल में, एंड रेट कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? K2 है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, ये दो रिएक्शन आई है, यहाँ दोनों से निकालेंगे। एक बार K2 की टर्म्स में, एक बार K3 की टर्म्स में। निकाल लो क्या आएगा, देखो 2 बार आया हमारा। K2 की टर्म्स में निकालो। अच्छा, जब K2 की टर्म्स में है तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है रिएक्शन में। वापस से जाओ एक बार, ये K2 है आपका, ये रिएक्शन है ना K2 के लिए। तो इसमें सिर्फ अकेला ए स्टार नहीं है, साथ में क्या है? ये ए मॉलिक्यूल भी है। तो जब इसकी रेट निकालेंगे तो क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, और साथ में रेट कांस्टेंट आएगा K2। ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, ठीक है। यहाँ से सीधा निकल ही जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसमें ए नहीं है, इसे मैंने जो एरो दिखाया है ना वो सिर्फ ए स्टार पर दिखाया है, सिर्फ इस पर ये रिएक्शन अकेले कि ए स्टार टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो यहाँ से रेट क्या निकलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार, साथ में क्या आ जाएगा? K3 आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर ये आ गया,
ये इक्वेशन आ गई ना, ये तो फॉर्मेशन ऑफ है, ये डिसअपियरेंस की है। K2 की टर्म A स्टार इंटू ए प्लस K3 A स्टार इक्वल पुट कर दिया स्टडी स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसमें से A स्टार कॉमन ले लिया, A स्टार कॉमन आया, क्या बचा K2A प्लस K3 आ गया। यहाँ से A स्टार की वैल्यू निकाल लो, A स्टार की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। K1 कंसनट्रेशन ऑफ A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2A प्लस में K3 A स्टार की वैल्यू आ गई। ये हमने क्यों निकाली है, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1, इसमें जो रेट निकाली थी उसमें A स्टार की कंसंट्रेशन आ गई थी। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती, ठीक है, वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है मॉलिक्यूल की। तो उसको निकालने के लिए हमने किसका यूज़ किया, इसका स्टडी स्टेट प्रिंसिपल का यूज़ किया था। तो यहाँ से आ गई ना हमारे पास A स्टार की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू K3 A स्टार की वैल्यू पुट करो अब, A स्क्वेयर डिवाइडेड बाय K2A प्लस K3, ठीक है। जब भी आप ये कर रहे हो ना, आपके हाथ में पेन कॉपी होनी ज़रूरी है, तभी ये कर पाओगे, क्योंकि सारा क्या है, मैथमेटिकल है सारा, तो आपको पेन कॉपी लेना ज़रूरी है। तो वो निकाल के और ये सारी चीज़ खुद अपने हाथों से निकालो, ठीक है। तो ये आ गया माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 K3 A स्क्वेयर बाय K2 A K3, ठीक है। अब 2 केस स्टडी करते हैं। पहला, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज वेरी हाई, तो क्या होगा, अगर A की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो K2 इंटू A इसकी वैल्यू इज़ वेरी ग्रेटर देन K3 होगी। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिससे कम है, वो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर K3 will be neglected. Equation becomes minus dA/dt is equal to K1 K3 concentration of A square by K2A। ये जो K3 है ना, ये नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। A से A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा K1 K3 बाई K2 इंटू A। K1 भी कॉन्स्टेंट, K3 भी कॉन्स्टेंट, K2 भी कॉन्स्टेंट, तो इन तीनों को मिलाकर एक ही कॉन्स्टेंट ले लिया, वो हमने K ले लिया। तो माइनस dA/dt इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A, ये वैल्यू आ गई। तो अगर A की कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना, तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। देखो माइनस dA/dt दिस इज रेट इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A, ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट की एक ही तो पावर है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 ऑर्डर हो गया। तो अगर A की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। सेकेंड केस, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ A इज़ वेरी लो, अगर कम है तो K2 इंटू A इसकी वैल्यू कम K3 से, ठीक है। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगलेक्ट हो गया K2A, इसको नेगलेक्ट करो, इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 K3 स्टार बाय में K3 रह गया ना, सिर्फ K2A कैंसिल आउट, K3 से K3 कैंसिल आउट हो गया, ये K3 से K3 कैंसिल आउट, क्या बचा K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इसका स्क्वेयर। यहाँ से पता चलता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी पावर 2 है ना, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की पावर 2 पर रेट डिपेंड कर रही है। तो अगर A की कंसनट्रेशन कम है तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, क्लियर। तो ये था आपका लिंडेमैन हाइपोथेसिस, मीन्स कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस।